9 जून 2024 का टाइम था जब पुलिस वालों के पास काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होकर पहुंचते हैं और पुलिस वालों के पास पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने उन्हें एक पर्ची दी और ये बात कही कि जनाब इस टाइम हमारे बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है। हमारा लड़का सिर्फ और सिर्फ 6 साल का है और किडनैपर ये बात बोल रहा है कि अगर हमें वो बच्चा वापस चाहिए तो 50 लाख रुपए हमें उन्हें देने होंगे, नहीं तो वो उसे बड़े ही बेरहमी से मार डालेंगे। तो पुलिस वाले तुरंत ही अपनी कार्यवाही शुरू कर देते हैं और इस कार्रवाई के बीच पुलिस वालों को पता चलता है कि उस लड़के को किडनैप कर लिया गया है और काफी ज्यादा बेरहमी से उसे मार दिया गया है। लेकिन अभी भी आप लोगों के भी दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिरकार उस छोटे से बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था। बिल्कुल इसी तरह का सवाल उसके घर वालों के दिमाग में भी चल रहा था। लेकिन जब सारी ही चीजों का खुलासा होता है और सारी की सारी बातें सामने आती हैं तो उनके घर वालों के साथ साथ उनके परिवार वालों के साथ साथ वहां पर मौजूद वो पूरा का पूरा गांव अंदर तक दहल जाता है कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन किसने उसे किडनैप कर लिया था, क्यों उसे किडनैप किया गया था और किस तरीके से उसे किडनैप किया गया था और उसके बाद इतने ज्यादा बुरे तरीके से उन्होंने उसे क्यों मार डाला, इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बातें भी करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफ बीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट दे पाऊँ। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी की आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। तो ये सारी ही घटना घटती है 9 जनवरी 2024 को, जब यूपी के मेरठ में रहने वाले जय भगवान यादव के छोटे बेटे गोपाल यादव का बेटा अपने दादा के घर पर आया हुआ था। गोपाल यादव खुद पुलिस में लगे हुए थे और अक्सर उनकी पोस्टिंग अपने घर से काफी दूर दूर हुआ करती थी, तो वो अपने पूरे ही परिवार को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर अपने वहीं रहा करते थे जहां पर कि उनकी इस टाइम ड्यूटी चल रही थी। जय भगवान यादव के 2 बेटे थे, उनका बड़ा बेटा मनोज यादव और उनका छोटा बेटा गोपाल यादव, जो कि इस टाइम पुलिस में लगा हुआ था। उसका बेटा अपने यहाँ दादा के पास जय भगवान यादव के पास आया हुआ था, तो वो अपने दादू के पास आकर गर्मियों की छुट्टियों को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहा था। पूरा ही परिवार इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश था कि एक छोटा सा बच्चा उनके घर पर आया हुआ है और अक्सर वो छुट्टियों में यहाँ पर आता रहा करता था। जय भगवान अपने पोते के साथ काफी अच्छा टाइम बिता रहा था। लेकिन उसके बाद टाइम आता है 9 जून 2024 का, जब सुबह सुबह का टाइम था और जय भगवान यादव अपने पोते को बुलाने के लिए अपने घर के बाहर जाता है, क्योंकि इस टाइम उसका पोता पुनीत घर के बाहर खेल रहा था। अपने गांव के उनके आसपास जो भी बच्चे रहा करते थे उनके साथ वो मिलकर हर रोज खेला करता था और इस टाइम खाने का टाइम हो चुका था। तो जय भगवान यादव वहीं पर जा पहुंचता है जहां पर कि उसका पोता खेल रहा था। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसने देखा कि यहाँ पर काफी सारे बच्चे खेल रहे हैं, काफी सारे बच्चे ऐसे भी मौजूद हैं जो कि इस टाइम खाना खाने के लिए जा चुके हैं, लेकिन इन सारे ही बच्चों में उसका पोता पुनीत तो नहीं है। तो वहां पर मौजूद जो और बच्चे खेल रहे थे, जय भगवान यादव ने उनसे पूछना शुरू किया कि आखिरकार पुनीत कहां पर है, उसे जल्दी से घर पर भेज दो, वो खाना खा लेगा और उसके बाद भले ही वो कितनी भी देर यहाँ पर खेलता रहे। लेकिन वहां पर जितने भी बच्चे खेल रहे थे उन्होंने ये बात बतानी शुरू की कि उसे तो यहाँ से गए हुए काफी देर हो चुकी है और हमें नहीं पता कि वो कहां पर चला गया। हमें तो यही लगा था कि वो घर जा रहा होगा, उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और अब हमें नहीं पता कि वो कहां पर चला गया। उसके बाद जय भगवान यादव अपने बाकी परिवार वालों के घरों में जाते हैं, वहां पर जाकर देखने लगते हैं कि हो सकता है बच्चा है यहाँ पर खेलते खेलते आ गया होगा और वो अपने जितने भी उनके कुनबे के लोग वहां पर मौजूद थे उन सभी के घर पर जा चुका था। लेकिन वहां पर पुनीत का नामो निशान नहीं था। अब जय भगवान यादव थोड़ा परेशान होने लगता है कि उसका पोता यहाँ पर अपने दादू के यहाँ काफी अच्छा टाइम बिताने के लिए आया था, लेकिन अच्छा टाइम तो उसका बीत रहा था, लेकिन आखिरकार वो है कहां पर। और इसी तरह करते करते वो वापस अपने घर पर आता है और अपने बड़े बेटे मनोज से ये बात कहता है कि मुझे पुनीत नजर नहीं आ रहा है, जरा जाकर उसके बारे में पता तो लगाओ। मनोज अपने घर से बाहर जाता है और जहां पर कि नॉर्मली पुनीत जाया करता था उन सारे ही घरों में जाकर वो देखकर आ चुका था, लेकिन पुनीत के ताऊ को भी पुनीत नहीं मिलता है। और उसके बाद जब वो वापस आकर अपने पिता को ये बात बताता है कि वो तो कहीं पर भी मुझे नहीं मिल
रहा है तो वो सारे ही लोग अब परेशान होने लगे थे। धीरे धीरे कर टाइम बीतता रहता है और कुछ ही देर बाद पूरा का पूरा गांव मिलकर पुनीत को ढूंढने लगता है, लेकिन पुनीत के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इसी टाइम एक सुमन नाम की महिला, जो कि उन्हीं के खेतों में काम किया करती थी, दिहाड़ी मजदूरी वो किया करती थी, वो भागी भागी जय भगवान यादव के पास आती है और उसने एक पर्ची जय भगवान यादव को दी। उसने ये बात कही कि जब वो अपने काम पर जा रही थी, अपने घर से जस्ट वो बाहर निकली ही थी कि उसी टाइम उसे एक कागज पड़ा हुआ मिलता है। उसने वो कागज उठाया, उसे इतना ज्यादा पढ़ना लिखना तो नहीं आता था, तो वहां गली में घूम रहे बच्चे उनसे पूछना शुरू किया कि जरा पढ़ के तो बताओ इसमें क्या लिखा गया है। तो उन बच्चों ने काफी सारी ऐसी चीजें इस कागज से पढ़कर मुझे बताई जो कि काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। जरा आप लोग ही इसे पढ़ लीजिए, और जो आपका बेटा गायब हुआ है उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। जय भगवान यादव तुरंत उस कागज को ले लेता है उस महिला के हाथ से और उसे पढ़ने लगता है, जिसमें कि साफ साफ ये बात लिखी गई थी कि अगर आप अपने बेटे को वापस चाहते हैं तो 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए, और इस बारे में आपको किसी को भी नहीं बताना है। ना तो आपको पुलिस वालों के पास जाना है, ना ही अपने गांव वालों को बताना है, और हो सके तो अपने परिवार वालों को भी ये बात मत बताइएगा। पैसों का इंतजाम कर लीजिए, और इसके बाद जो आपको दूसरा लेटर मिलेगा कि आखिरकार वो पैसे कहां पर पहुंचाने हैं, वो लेटर आपको अपनी छत पर मिलेगा। इस बारे में पुलिस वालों को बिल्कुल भी ना बताएं, नहीं तो हो सकता है उसका हर्जाना आपके पोते को भरना पड़े। ये सारी ही बातें समझकर जय भगवान वापस अपने घर पर आ जाता है। उस कागज को लेकर वो बार बार पढ़ता जा रहा था। अब उसके दिमाग में काफी सारे सवाल उठ रहे थे कि हो सकता है 50 लाख रुपए देने के बाद भी वो उनके पोते को ना लौटाएं, तो उसे तुरंत पुलिस वालों के पास जा पहुंचना चाहिए, इससे पहले की बात बिगड़े, और पुलिस वाले उसकी मदद जरूर करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए पुनीत के पिता गोपाल यादव को, तो वो भी पुलिस में लगे हुए हैं। हम लोग जाकर बता देंगे कि एक पुलिस वाले का लड़का गायब हुआ है, तो वो हमारी मदद अच्छे से जरूर करेंगे। और यही बात सोचकर वो लोग पुलिस वालों के पास जा पहुंचते हैं, और वहां पर जाकर पुलिस वालों को ये चिट्ठी पकड़ाकर ये बात कहते हैं कि जनाब, मेरा पोता यहाँ पर घूमने के लिए आया था, गर्मियों की छुट्टियों में आया था, लेकिन पता नहीं बड़े ही अजीब तरीके से वो गायब हो चुका है। हम लोगों को कोई अंदाजा नहीं कि उसे कौन लेकर गया होगा। आखिरी टाइम में बस हमें ये चिट्ठी मिली थी, और ये चिट्ठी हमारी एक गांव में ही काम करने वाली महिला को मिली थी, और जैसे ही उसे वो चिट्ठी मिलती है वो हमारे पास ले आई थी। उसके बाद गांव वाले तुरंत इस केस के ऊपर कार्यवाही शुरू कर देते हैं, और उस महिला से भी इस बारे में पूछताछ करने लगते हैं कि आपको ये कागज कहां पर मिला था। इसी तरह काफी देर तक वो लोग उस महिला से पूछताछ करते हैं, और उस महिला ने, जिसका कि नाम सुमन था, उसने सारी ही बातें डिटेल से बतानी शुरू की कि जनाब इस तरह से मैं अपने काम पर जा रही थी, उस टाइम रास्ते में मुझे ये कागज मिला था। हो सकता है ये उन्हें के घर पर पहुंचाया गया होगा, लेकिन हवा या फिर आंधी के चलते वो वहां से उड़कर इस तरफ आ गया होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसे उठाकर देखा, एक बच्चे को पढ़ने के लिए कहा, और उस बच्चे ने सारी की सारी चीजें मुझे बता दी। और मुझे दूसरी तरफ इस बारे में तो पहले से ही पता था कि उनका लड़का इस तरीके से गायब है, लेकिन जब सुमन इन सारी ही चीजों के बारे में पुलिस वालों को बता रही थी, तो वो शनिवार और रविवार के बीच अटक जाती है। उसने बताया कि जनाब ये लेटर मुझे शनिवार को मिला था। तो पुलिस वाले इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो पहले से ही कर रहे थे, तो पुलिस वाले उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसे ही पकड़ लेते हैं, और ये बात कहते हैं कि इस लड़के का किडनैप तो रविवार को हुआ है, तो क्या तुम्हें ये चिट्ठी एक दिन पहले ही मिल गई। ये सारी ही बातें पुलिस वाले उसके ऊपर दबाव देकर पूछने लगते हैं कि हो सकता है जरूर इस सारे कांड के पीछे यही महिला हो, तो उससे और ज़्यादा डिटेल से वो लोग पूछने लगते हैं, दबाव उसके ऊपर बढ़ाने लगते हैं, और जब उसके ऊपर दबाव बढ़ता है तो वो महिला पिघल जाती है, और उसने कहा कि जनाब आप लोग मेरे ऊपर किसी भी तरीके का और प्रेशर मत बनाइए, आप लोग और ज़्यादा मेहनत मत कीजिए, मैं आपको सारी ही बातें बताने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद उस महिला ने एक ऐसी कहानी बताई जिसे कि सुनकर उसके घर वाले, उसके गांव वाले सभी का दिमाग हिल गया कि आखिरकार ये महिला बोल क्या रही है। उस महिला ने बताना शुरू किया कि जनाब जो ये लड़का गायब हुआ है, इसे गायब करने के पीछे मैं ही हूँ, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो इसे गायब करवाने के पीछे मेरा हाथ नहीं, जबकि इसके ताऊ मनोज यादव का हाथ है। पुलिस वाले उसके बाद पूरे ही इस केस के ऊपर दोबारा से छानबीन करते हैं, इस महिला से सारी ही बातें पूछते हैं, और उसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि जब ये जय भगवान यादव अपना रिटायरमेंट लेकर आया था,
दरअसल पहले ये एक टीचर थे, तो ये काफ़ी सारे पैसे लेकर आए थे और उस टाइम जब इनके पास काफ़ी सारे पैसे थे तो इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया था कि पैसे तो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएंगे, मुझे ज़मीन ही खरीद लेनी चाहिए। और इसी तौर पर उन्होंने 50 बीघा ज़मीन खरीद ली थी। सारी की सारी ज़मीन जो पहले इनकी थी और नई इन्होंने खरीदी थी, ये बराबर बराबर मनोज और गोपाल के बीच बांट दी जाती है। लेकिन 6 बीघा ज़मीन अभी भी ऐसी बची हुई थी जिसका कि बंटवारा नहीं हुआ था और मनोज यादव का अपने छोटे भाई गोपाल यादव को ये कहना था कि तुम तो बाहर रहते हो, यहाँ पर रहते भी नहीं हो, तुम आखिरकार उस जमीन का क्या करोगे। और टोटली बात ये थी कि वो उस 6 बीघा जमीन को खुद लेना चाहता था, लेकिन इन सारी ही चीजों के लिए गोपाल यादव मना कर देता है। इन दोनों ही भाइयों के बीच अक्सर इस चीज को लेकर लड़ाई हुआ करती थी, एक दूसरे से खींचातानी इनकी चला करती थी। और इसी टाइम एक समय ऐसा भी आया जब यही सुमन नाम की महिला जय भगवान यादव के पास जा पहुंचती है और उसने ये बात कही कि मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत है। लेकिन जय भगवान यादव को सुमन के बारे में एक ये बात जरूर पता थी कि ये महिला हर रोज मजदूरी करती है, उसके बाद जाकर जितने भी अपने खर्चे के पैसे होते हैं उनसे कुछ एक पैसे निकाल कर शराब भी पीती है। हर रोज ये शराब पीती है और उसके बाद हर रोज ये सुबह सुबह फिर से काम पर निकल पड़ती है। और अब जो ये 10,000 रुपए मांग रही है, जरूर ये इसे शराब पर ही खराब करने वाली है। तो इस चीज के लिए जय भगवान साफ इनकार कर देता है। उसने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन इस घटना के करीबन 2 दिनों बाद ही एक और व्यक्ति जय भगवान के पास जा पहुंचता है। उसने कहा कि मुझे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है और वो पहले भी जय भगवान से काफी बार पैसे लेकर जा चुका था। तो जय भगवान काफी अच्छे से उस व्यक्ति को जानता था, ये भी जानता था कि ये पैसों का कुछ भी मिसयूज नहीं करेगा। तो जय भगवान 10,000 रुपए उस व्यक्ति को दे देता है। लेकिन जैसे ही ये सारी बातें सुमन को पता चलती है तो वो अंदर तक गुस्से में भर जाती है कि इस बंदे ने मुझे पैसे नहीं दिए जबकि इस व्यक्ति को दे दिए। आखिरकार मैंने इसका ऐसा क्या उठा लिया है जिसके चलते ये मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करता है। और यहीं से उसके दिल में जय भगवान के लिए गुस्सा बनने लगता है। उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब वो जाकर मनोज से मिलती है और मनोज उसकी मदद कर देता है। तो सुमन ने उसके पिता के बारे में उसे बताना शुरू किया और यही बातें सुमन मनोज को बताती है कि तुम्हारे पिता मेरी तो मदद नहीं कर रहे हैं, बाकी सभी की कर रहे हैं। और मनोज को ये बात पता चल जाती है कि ये महिला अब पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये पहले से ही उसके पिता के ऊपर गुस्सा है और अगर ये उसे कुछ एक पैसे दे देता है तो ये उसका कुछ भी काम करने के लिए तैयार है। जिसके बाद मनोज ने सुमन को 10,000 रुपए दिए और ये बात कही कि तुम जाओ, अपना जो कुछ भी तुम्हें काम करना है वो तुम आराम से कर लो, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ एक काम करना होगा। सुमन कहती है कि हाँ, मेरा यही काम है, मैं खेतों में जा जाकर काम करती हूँ, बताइए आपको क्या काम करना है। तो मनोज ने सुमन को बताना शुरू किया कि जो मैंने तुम्हें ये पैसे दिए हैं ये मुझे वापस नहीं चाहिए, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। सुमन के तो अब काफी दिनों का कोटा पूरा हो चुका था शराब पीने का, तो वो तो बिल्कुल तैयार थी इस चीज के लिए कि आप बस बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। और मनोज ने बताना शुरू किया कि जो गोपाल का लड़का पुनीत यहाँ पर आया हुआ है, तुम्हें उसे ठिकाने लगाना है। सुमन तो पहले ही शराब के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। जिसके बाद वो अपने साथ एक साथी को और लेती है और उसकी मदद से पुनीत को बाहर उस गांव से बुला लेती है। और उसके बाद वो लोग उसे गन्ने के खेत में लेकर जाते हैं और वहां पर ले जाकर उसका दम घोटने लगते हैं। लेकिन इस टाइम वो लड़का जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ 6 साल का था चिल्लाने लगता है अपनी मदद के लिए। तो वहीं साइड में काफी सारे जो गंडे कटे पड़े थे उनमें से कुछ एक गन्ने उठाकर उन्होंने उस छोटे से बच्चे जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ 6 साल का है उसके मुंह में ठूसने शुरू कर दिए। अब उसके मुंह में गन्ने ठूसे हुए थे, दूसरी तरफ वो लोग उसका गला दबा रहे थे। तो कुछ ही देर बाद उस लड़के ने अपनी जान गंवा दी। अब वो लड़का अपनी जान गंवा चुका था। बाद में वो लोग उसकी डेड बॉडी को वहीं पर ठिकाने लगाकर वापस अपने गांव में आ जाते हैं। लेकिन अभी भी मनोज को ये डर था कि हो सकता है हम लोग पकड़े जाएं तो इस पूरी ही घटना को एक किडनैपिंग का रूप दे दिया जाए। जिसके चलते उसने सुमन से दोबारा से बातें की और उसे अपना पूरा का पूरा प्लान समझा दिया। सुमन अपने घर पर जाती है, अपनी बेटी से ये बात कहती है कि तुम्हें एक नोट लिखना है। और वो सारी ही चीजें जो कि जय भगवान उस टाइम उस कागज में पढ़ रहा था वो सुमन की लड़की के द्वारा लिखे गए थे। पुलिस वाले सुमन के घर पर भी जाते हैं और वहां पर उस कॉपी को भी चेक करते हैं। पुलिस वालों को पहले भी अंदाजा हो रहा था कि ये एक नोटबुक का पेज है, तो जरूर ये किसी न किसी लड़के से लिखवाया गया होगा, किसी छोटे
छोटे बच्चे से लिखवाया गया होगा और उसके बाद यहाँ पर इसे भेजा गया है। और जब पुलिस वाले सुमन के घर पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही नोटबुक मिल जाती है और उसकी लड़की के साथ जब इस राइटिंग को मिलाया जाता है तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये वाला लेटर सुमन की लड़की के द्वारा ही लिखा गया है। और ये सारी ही चीजें पता चलते ही पुलिस वाले मनोज को गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछताछ करनी शुरू करते हैं कि आखिरकार उसने ये सब क्यों किया। और इस सारी चीजों में खुलासा ये होता है कि उसने ये सारे कारनामे सिर्फ और सिर्फ उस 6 बीघा जमीन के लिए किए थे। जय भगवान अंदर तक टूट जाता है कि हम लोगों के पास पहले काफी सारी जमीन थी, उसके बाद भी जब मेरे रिटायरमेंट के काफी सारे मेरे पास पैसे आए तो मैंने 50 बीघा जमीन और अपने बच्चों के लिए खरीद ली। लेकिन जो इनके अंदर की भूख है जमीन को लेकर, पैसे को लेकर, वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और आज का जो हाल देखा जाए उनके घर का, वो तो काफी ज्यादा बुरा हो चुका है। और उनके गांव वाले, उनके घर वाले, कुनबे वाले कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आखिरकार कोई बंदा अपने ही परिवार के मेंबर को, जिनके साथ की उनका खून का रिश्ता है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के चलते इतनी ज्यादा बेरहमी से मार सकता है। पुलिस वालों को जैसे ही इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है तो वो विनोद को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके साथ साथ सुमन को और उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और अभी भी इस केस के ऊपर काम चल रहा है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कि कोई बंदा अपने ही परिवार के सदस्यों को पैसे के लिए मारना शुरू कर दे, वो पैसा जो कि आज किसी और का है कल किसी और का हो जाएगा, उसके लिए वो खून के रिश्तों को भी नहीं देखते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि उनके सामने कौन है, किसके लिए वो इन सारी ही चीजों को अंजाम दे रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए लालच में इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं कि वो हर किसी को मारने के लिए तैयार हैं। आखिरकार इतने पैसे का वो लोग करेंगे भी तो क्या, और क्या इस तरह से वो अपने ही भाई के बच्चे की जान लेकर उस जमीन के साथ हंसी खुशी रह पाता। इन सारी ही चीजों के बारे में मुझे तो नहीं लगता कि वो आगे की जिंदगी अपनी चैन से बिता पाता। जरूर उसके दिमाग में बार बार ये बातें आती रहती कि उसने अपने भाई के साथ धोखा किया है, इतने बुरे तरीके से उसने उसके बच्चे को मार डाला है, और इन सारे रिग्रेट से वो शायद कभी भी बाहर नहीं आ पाता। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं और इस तरह के कारनामे करने वाले लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। मैं बात नहीं कर रहा हूँ स्टोरी के बारे में क्योंकि ये इसका तो रिजल्ट काफी ज्यादा बुरा निकला है। मैं बात कर रहा हूँ कहानी सुनाने के तरीके के बारे में। क्या आप लोगों को ये तरीका पसंद आ रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के काफी सारे केसेस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट वर्ल्ड्स टॉप को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।